नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पे। मेरा नाम है पायल और आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। नाउ वी ऑल नो कि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है हमारा, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, है ना। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द बेस ओनली। जो हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर जो सर्विसेज सेक्टर है उसको रॉ मटेरियल या फिर अगर मैं बोलूँ कि बेस कौन रेडी करके देता है, दैट इज आर एग्रीकल्चरल सेक्टर ओनली। बट इसमें डिजिटलाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कैसे बूस्ट लाया जा रहा है, फिर इसको कैसे रेवोल्यूशनाइज करा जा रहा है। सिमिलर इज द केस विद आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड आवर सर्विसेज सेक्टर ऑल्सो। अब जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा हम मशीनरी को यूज करते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत सारी मशीनरी और हमारा जो डिजिटलाइजेशन है उनका इस्तेमाल होता है ना। सिमिलर इज द केस विद आवर सर्विसेज सेक्टर ऑल्सो। अब अगर मैं एग्जांपल लूं टीचिंग की, तो पहले क्या होता था, ऑफलाइन क्लासेस एकदम होती थी कि एक टीचर सामने खड़ा है, बच्चे सामने बैठे हैं और हम जो है वो एकदम यू कैन से कि लेन देन चलता था, किसका कम्युनिकेशन जो है वो सामने बैठकर होती थी। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा जो है नॉलेज का जो आदान प्रदान है वो एकदम सामने सामने होता था। बट कोविड-19 जो हमारा पैंडेमिक आया था उसके बाद चीजें जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होना शुरू हो गई, है ना। इसमें भी रेवोल्यूशनरी चेंज आया। नाउ वी आर एबल टू टेक ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। अब यहाँ पे क्या है, मेरे सामने सिर्फ कैमरा है बट आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट है वही सिर्फ मेरे को देख रहा है, बट जो मेथड है टीचिंग का दैट हैज बीन रेवोल्यूशनाइज्ड। तो ये किसके कारण है? टेक्नोलॉजी के कारण है। हमारा जो चीजों में जो डिजिटलाइजेशन आई है, हमने जो नए टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, हमने जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ये सिर्फ उसी के कारण पॉसिबल हो पाया है कि हम चीजों को और बढ़ के टेक्नोलॉजी का यूज करके और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में हम चीजों को डिलीवर कर पा रहे हैं और अपने सर्विसेज सेक्टर को, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को और अपने प्राइमरी सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस भी ला रहे हैं एंड एफिशिएंसी भी ला रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि डिजिटलाइजेशन जब से आई है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उससे चीजें जो है वो कैसे बदली हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक थिंग कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वी ऑल नो कि इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर प्राइमरी सेक्टर। दिस इज आवर प्राइमरी सेक्टर, है ना। हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। अब वी ऑल नो कि ये क्या है, दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। दिस इज अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। अब आपको पता होगा कि अगर मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करूं, सो बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है हमें हर एक कोई भी फाइनल प्रोडक्ट है, चाहे वो गोल्ड है ना, कोई भी ज्वेलरी बनकर आई है, बट वो निकली कहां से है, उसका जो बेस है वो कहां से रेडी हुआ है, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर ओनली। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उसका रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? हमें मिलता है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से। कहां से मिलता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। चाहे मैं बात करूं हमारी जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनकी, हॉर्टिकल्चर भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, और भी हमारी फ्लोरिकल्चर भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो प्राइमरी जो सेक्टर है, इट इज नॉट लिमिटेड टू फार्मिंग ओनली, कि जो हम खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चों आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो हमें रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि एक यू कैन से कि परफ्यूम बना, ठीक है, एक इत्र तैयार हुआ, बट उससे फ्लावर्स कहाँ से मिल रहे हैं? दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लोरिकल्चर, या फिर आप बोल सकते हो कि वो कहां से आया है, हमें प्राइमरी सेक्टर से ही मिला है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? जहां से हमें रॉ मटेरियल जो हमें पैदा करके दे रहा है, दैट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब क्लास को आगे स्टार्ट करने से पहले या फिर आगे ले जाने से पहले वन गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू इज कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारा अन अकेडमी पे चल रहा है 55% ऑफ, बट वॉचिंग द गुड रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स इट हैज बीन इंक्रीज टू 60% ऑफ नाउ। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो सारी सिमिलर हैं, बट ऑफ को बढ़ा दिया गया है, जो डिस्काउंट है उसको बढ़ा के 60% कर दिया गया है। और जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई थी दैट इज फॉर द श्योर्ड सक्सेस, तो यहाँ पे एक्सटेंशन तो वैसे की वैसी ही है, बट यहाँ पे जो प्राइस है, फिर जो डिस्काउंट है वो 60% कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको
23,499 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर आप लेते हो 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन तो आपको पे करने पड़ेंगे 24,999। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बच्चों थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे अगर आपको 1 ईयर की एक्सटेंशन चाहिए। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को फिर से देखते हैं कि आपका 2026 का एग्जामिनेशन अगर इन केस किसी भी वजह से अगर इन केस नहीं निकलता है तो डोंट वरी, अनअकैडमी इज विद यू, फ्री एक्सटेंशन आपको पूरी ईयर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 400 आवर्स की मिनिमम 400 आवर्स का आपका वॉच टाइम होना चाहिए। ठीक है, और आपने अटेम्प्ट करे होने चाहिए 25 लाइव प्रीलिम्स एंड 15 मेन टेस्ट ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसको फुलफिल आपको करना पड़ेगा, तभी आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि हमने बात करी डिजिटलाइजेशन की। नाउ देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज डिजिटलाइजेशन, अनदर वन इज डिजिटाइजेशन। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। बच्चे ऑलमोस्ट बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैम डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। सो स्टार्टिंग विद द डिजिटाइजेशन, अब यहाँ पे डिजिटलाइजेशन नहीं है, डिजिटाइजेशन है। तो बच्चों जब भी डिजिटाइजेशन होगा तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है, जब भी हम एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमारे पास एनालॉग डेटा पड़ा है, जब भी हम उसको डिजिटलाइज करते हैं, फिर डिजिटल फॉर्म देते हैं, दैट इज नोन एज डिजिटाइजेशन। बट अगर मैं बात करूं डिजिटलाइजेशन की, तो टेक्नोलॉजी को यूज करना टू ट्रांसफॉर्म अ बिजनेस, दैट इज नोन एज डिजिटलाइजेशन। अब हम पहले जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते थे, बट अब क्या है कि उसमें डिजिटाइजेशन हो चुकी है। जो एनालॉग डेटा हमारे पास पड़ा है, इट हैज बीन डिजिटाइज्ड। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो क्या है, दैट इज नोन एज डिजिटलाइजेशन। नाउ दिस इज सेड कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें अब तक अगर मैं बात करूं थोड़े साल पहले की, ठीक है, अगर मैं पैंडेमिक टाइम के पहले की भी बात करूं तो यहाँ पे हम जो चीजें यूज करते थे वो चीजें यूज करते थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स, है ना। ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू क्या होता था, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एक्टिविटीज परफॉर्म होती थी, है ना। हम यूज कर रहे थे, ट्रैक्टर्स हो गए, हमारे जो खुद मैनुअल वर्क होता है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट थे। बट पैंडेमिक पीरियड के बाद इतने सारे चेंजेस आना शुरू हुए कि हमने क्या करा, हमने रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने की ट्राई कर रहे हैं और हम चीजों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। नाउ दिस इज सेड कि हम अकेला अगर डिजिटलाइज ही करना शुरू कर दें, दैट इज नॉट नेसेसरी। अगर हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर को या फिर हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें अगर हमें चेंजेस लाने हैं तो दिस इज नॉट सफिशिएंट कि अकेला डिजिटलाइज ही करा जाए चीजों को। हमें जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ हमें डिजिटलाइजेशन लेकर आनी पड़ेगी। डिजिटलाइजेशन लेकर आनी पड़ेगी, उससे ही क्या होगा, हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, फिर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इसमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि अचानक से हम जंप कर जाए सिर्फ हमारे एआई टूल्स के ऊपर या फिर हम अकेला टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, और जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनके ऊपर हमारे ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स डिपेंडेंट है उसको अगर हम छोड़ के अकेला टेक्नोलॉजी की तरफ ही ध्यान देने लग पड़ेंगे तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे लिए बैकलॉग जैसे ये तैयार होगा, या फिर हमारे लिए बैकलॉग जैसी सिचुएशन जो है वो तैयार होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी मैं डिजिटलाइजेशन की बात कर रही हूँ या फिर जब भी मैं बात कर रही हूँ कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में चेंजेस लेकर आने हैं, तो याद रखना है कि हमें ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज करना है। अब जो मैनुअल वर्क है, हम अकेले ऐसे नहीं कर सकते कि हम जो फार्मर्स वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लैंड में हम उनको उठा के उनको बाहर भेज के हम अकेले टेक्नोलॉजी लगा दें। ऑफ कोर्स हमें क्या करना चाहिए, हमारे फार्मर्स को हमें एजुकेट करना चाहिए ताकि वो भी प्रोडक्ट्स का, वो भी टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करें, हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें बूस्ट लेकर आए। ठीक है, अब ये बेसिक जो यू कैन से कि जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर अगर मैं बात करूं हमारे प्राइमरी सेक्टर की, तो 3 ऐसे की इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि एक किसी भी यू कैन से कि हमारी जो इकोनॉमी के आगे खड़े होते हैं, कि इन सब चैलेंजेस के थ्रू हमें जो है गुजरना पड़ेगा, इन सब चैलेंजेस से हमें गुजरना पड़ेगा। उसके बाद हम जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद ही हम जो है वो सिचुएशन बेटर कर सकते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है रेम्यूनरेटिव प्रोफेशन। अब जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वी ऑल नो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो बहुत हाई है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो एकदम हाई है, बट अगर मैं इसको कंट्रीब्यूशन देखूं हमारी जीडीपी में, सो दैट इज लो। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम या फिर वन ऑफ द चैलेंजेस जो हमारी इकोनॉमी को देखने को मिलते हैं, फिर जो हमारी गवर्नमेंट फेस करती है कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेम्यूनरेटिव कैसे करें।
ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है या फिर खेती बाड़ी करने से ही जो एक फार्मर है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं या तो उनका इनपुट कॉस्ट पूरी करने में ही जो पैसा है वो लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मार्केटिंग है उसमें भी उनको इतना पैसा नहीं मिलता, या फिर जो पैसा मिलता है वो जो उन्होंने लोन लिया था हमारे इनपुट कॉस्ट को कवर करने के लिए उसी में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे वन ऑफ द की चैलेंजेस इज कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसको रेम्यूनरेटिव कैसे करा जाए। नेक्स्ट जो की चैलेंजेस है वो ये है कि इंश्योर करा जाए फूड सिक्योरिटी टू सिटीजंस। नाउ दीज बोथ आर द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, है ना। इन दोनों को बैलेंस करना इज यू कैन से इज नॉट वेरी पॉसिबल इन मैनर, क्योंकि अगर किसी एग्रीकल्चरल सेक्टर को, ठीक है, अभी अगर हमारी जो गवर्नमेंट है अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेम्यूनरेटिव बना दे, है ना, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दे, तो यहाँ पे उसके सामने एक जो चैलेंज खड़ा होता है गवर्नमेंट के सामने वो ये है कि अब तो हमारे पास सिटीजन्स भी पड़े हैं, है ना। अब सिटीजन्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर मैं फार्मर्स को ही प्रॉफिट जो है वो पूरा तरीके से देना शुरू कर दूंगा तो हम जो फूड है वो आसान या फिर यू कैन से कि कम दाम पे मैं फूड जो है वो लोगों को अवेलेबल कैसे करवाऊंगा। तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को इक्विवेलेंट करना या फिर इन दोनों चीजों को बराबरी में अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्या इंश्योर करना पड़ता है, लोगों की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी, हमें ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो 3 टाइम खाना भी नहीं जो खा सकते हैं उनको हर टाइम फूड अवेलेबिलिटी कैसे करवानी है। सो दीज टू आर द बिग चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब थर्ड चैलेंज क्या है, टू इंक्रीज रेजिलियंस ऑफ द फूड प्रोडक्शन। नाउ वी ऑल नो कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, फिर जो अनाज पैदा होता है दैट इज पेरिशेबल इन नेचर, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, हम उसको वेयर हाउसेस में बहुत टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना। नाउ अब ये भी एक जो कोल्ड स्टोरेज है ना, जो हमारी कोल्ड स्टोरेज है ये भी एक चैलेंज है कि हमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी साउथ से कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है नॉर्थ की साइड पे, है ना। अब यहाँ पे उसको तो अगर वो लैंड बाय लैंड ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे दिन लग जाएंगे उसको ट्रैवल करने के लिए। तो ये एक यू कैन से एक प्रॉब्लम खड़ी होती है हमारी इकोनॉमी के आगे, फिर हमारी गवर्नमेंट के आगे, कि लैंड या फिर यू कैन से कि हमारा ट्रैवल करते टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल रहे ताकि जो हमारा पेरिशेबल फूड है वो खराब ना हो। तो ये भी एक की प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी के आगे, टू इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ द फूड प्रोडक्शन, मतलब कि जो खराबी है फूड की वो कम हो, है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन वो किसी भी टाइम पे हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी हो सकती है, या फिर जब अनाज जो है वो पैदा होता है उस टाइम पे भी हमें प्रोडक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इन सब चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ट्राई कर रही है कि हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करके कैसे डिजिटलाइजेशन से इन दोनों को जोड़ के हम कैसे अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पहली चीज देखूं तो यहाँ पे अगर मैं डिजिटल मेथड का यूज कर रही हूं तो वो के लिए मतलब लिमिटेड नहीं है मैनर में। जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत सारी चीजें इंक्लूड करती है, चाहे मैं बात करूं हमारी डेटा मैपिंग की, चाहे मैं बात करूं हमारी जीपीएस टेक्नोलॉजी की, चाहे मैं सैटेलाइट की बात करूं, ठीक है। इन सब चीजों से क्या करा जाता है, इन सब टेक्नोलॉजी से क्या करा जाता है, फार्मर्स को सिग्नल्स दिए जाते हैं कि आप जो है अपनी प्रोडक्शन इस टाइम पे स्टार्ट करिए। अगर हार्वेस्टिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके देखते हैं कि आज का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा। इस तरीके से उनको गाइड करा जाता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि इन तरीके से अगर आप चलोगे तो आपकी जो फसल है उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक अब बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। इनपुट कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड रहती है कि जब हम सीड्स उगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, प्रोडक्शन से लेके जब हमने प्रोड्यूस करना शुरू करा, जब से हमने बीज बोया, फिर उसके बाद हमें फसल का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जब फसल बड़ी हो जाएगी तो हमें उसको इंसेक्टिसाइड से बचाना पड़ेगा, जो अगर इंसेक्ट्स लग जाते हैं तो हमें इंसेक्टिसाइड्स डालना पड़ेगा। फसल को बड़ी करने के लिए हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी प्रोडक्शन के टाइम पे इंक्लूडेड है। बट जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा क्या मतलब है, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग
marketing of food production या फिर the food that is produced, the you can say the crop that is harvested has to be produced and has to be gone to the market. तो उस distribution का कैसे ध्यान रखना है, ये भी चीजें क्या है, इसका भी अगर हम इसको डिजिटलाइज करें तो बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प हो सकती है. अब सेंसर्स इंस्टॉल करना, ठीक है, कहीं भी अगर कीड़ा लगा है तो फार्मर्स क्या करते थे, पूरे प्लांट पे अगर फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कीड़ा लगा है तो जो पेस्टिसाइड जाता था या फिर जो इंसेक्टिसाइड जाता था वो पूरे प्लांट पे जाता था. अगर मैं बात करूं इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड की, तो वो उस कीड़े को तो हटा देगा बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ ना कुछ हमारे जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे उसके ऊपर रहेंगे, विच इज बैड फॉर आवर हेल्थ. तो जो सेंसर्स लगे होते हैं या फिर जो डिजिटलाइजेशन है, जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट फाइंड करते हैं कि जी फार्मर जी, आपका जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कीड़ा लगा है और इतनी पर्टिकुलर जो मेडिसिन है आप निकालिए और यहाँ पे डाल दीजिए. उससे क्या होगा, आपके जो पूरा एंटायर जो प्लांट है वो इंसेक्टिसाइड्स उसके ऊपर नहीं पड़ेंगे, प्लस आपका जो कीड़ा है वो एकदम पर्टिकुलर पॉइंट से निकल भी जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से इन मेथड्स के थ्रू, जो हमारा डिजिटलाइजेशन है, फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऐसे करके चेंजेस ला सकते हैं जिससे फार्मर्स को भी हेल्प होगी, हमारी जो कॉस्ट है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगी. ठीक है, एंड डिवाइसेस ऑन फार्म लैंड टू कलेक्ट द रियल टाइम डेटा. अब यहाँ से रियल टाइम डेटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस भी देखी जा सकती हैं. ठीक है, क्लाइमेट जो कंडीशंस हैं वो देखी जा सकती हैं. हेल्थ ऑफ सॉइल देखी जा सकती है. ठीक है, हेल्थ ऑफ क्रॉप देखी जा सकती है. ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रख के ही ये देखा जाता है कि कौन से टाइम पे, किस टाइम पे क्रॉप को किस चीज की जरूरत है. ठीक है, अब छोटा बच्चा है, अगर वो ऑफ कोर्स जो छोटा बच्चा है वो बोल के तो बता नहीं सकता है ना. तो एक मदर जब अपने उसकी जो एक यू कैन से कि जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, जब उसकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करती है, जो सिग्नल्स वो देता है, फिर जो साइंस देता है, अगर रोके दिखा रहा है, तो एक माँ को पता लग जाता है कि इस टाइम पे इसको किस चीज की दिक्कत है, फिर क्या चीज उसको चाहिए जिसके कारण वो रोना जो है वो चुप कर जाएगा, है ना. तो यहाँ पे सिमिलरली क्या करा जाता है कि प्लांट्स हमें बोल के तो नहीं दिखा सकते, ऑफकोर्स प्लांट्स हमें बोल के तो नहीं बताएंगे चीजें, बट यहाँ पे उनको जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करा जाता है, सेंस करा जाता है कि हमें जो है, हमारे जो प्लांट है किस टाइम पे उसको किस चीज की जरूरत है, और उतना ही अमाउंट उसको दिया जाता है. ठीक है, अब नाउ एआई की हेल्प से, अब ये जो डिजिटलाइजेशन है, दिस इज नॉट लिमिटेड इन मैनर, इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, अब एआई की हेल्प से क्या है, डिसीजन मेकिंग होना ईजी हो गया. ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या करा जाता है, फॉर एग्जांपल रोबोट्स आ गए हैं, फिर जो हमारी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी चेंजेस आए हैं, इससे डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो गई है. हमारा जो फार्मर्स है उनको एजुकेट करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है ना. प्रैक्टिकल चीजें उनको बताना बहुत ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी तरीके से अगर कोई प्लांट पे इफेक्ट कर रही है, इफेक्टिवली इफेक्ट कर रही है, तो ऑफकोर्स हमारा जो फार्मर्स है उनको भी यकीन होता है, एंड एआई इज हेल्पिंग इन दैट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अब इसके कारण भी बहुत ज्यादा चीजें जो है, बहुत ज्यादा चेंजेस जो है, पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 3 ऐसी चीजें जो कि मेन चीजें हैं जो कि हमारे प्लांट को चाहिए, दैट इज टेम्परेचर हो गया, है ना, सोलर रेडिएशन हो गया और ह्यूमिडिटी. ये सब क्या चाहिए हमें, एक हमारे जो प्लांट को ये सब चीजें जो है वो एकदम मेन चाहिए, है ना. हमारे जो प्लांट है उसको एकदम ये चीजें चाहिए. और अगर मैं हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे हमारा जो प्लास्टिक ग्रीन हाउस है ना, जिसमें क्या करा जाता है, प्लांट्स को प्रोडक्शन होती है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है, इसको भी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करी है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 चीजें हैं, these are converted into data via cloud services which has been made easy through internet of things. ठीक है, इनको इजी किससे करा गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही इजी करा गया है. सो हमने प्रॉब्लम्स पहले देखी कि हमारे जो 3 मेन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए इन सब मेथड्स के थ्रू, दैट आर पार्ट ऑफ डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑल्सो, इनके थ्रू क्या कर रहा है, चेंजेस लाने की कोशिश जो है वो करी जा रही है.
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कोविड-19 जो हमारा पैंडेमिक आया था, ऑफ कोर्स उसके बाद ही बहुत ज्यादा चीजें जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं वो लाए जा रहे हैं, है ना। बट उस टाइम पे हमें कौन कौन सी चीजें, फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हमारे डिफरेंट फेजेस की, फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स की अगर मैं बात करूं, अब इनपुट्स क्या है, सीड्स खरीदने से लेके, सीड्स अगर हमें खरीदने हैं, ठीक है, तो कोविड टाइम पे क्या होता था कि इनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई थी, है ना, कॉस्ट में इंक्रीज हमें देखने को मिला था, प्लस इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत मुश्किल हो गई थी। प्लस जब इनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, इनकी अवेलेबिलिटी ही बहुत मुश्किल हो रही है, तो इट मीन्स जो डिमांड सप्लाई की जो चेन है उसमें डिसरप्शन आई, है ना, डिमांड सप्लाई की जो चेन है उसमें हमें कहीं ना कहीं डिसरप्शन जो है वो देखने को मिली थी, जिससे डायरेक्ट जो नुकसान है वो किसको देखने को मिला था, हमारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं हमारे ऑन फार्म प्रोडक्शन की, अब यहाँ पे ऑन फार्म प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना, है ना, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, इनका यूज करना। अब इनकी जो अवेलेबिलिटी है, अगेन अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, है ना, प्लस जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हमें देखने को मिली थी, और यहाँ पे डायरेक्ट जो लॉस है वो किसका हो रहा था, हमारी क्रॉप का प्लस हमारे फार्मर का। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं या फिर ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमें देखने को मिली ऑन फार्म प्रोडक्शन में। तीसरा अगर मैं बात करूं पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन में, अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो चुकी है, अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, हमारी वेयर हाउसिंग, है ना, वेयर हाउसिंग। अब जब हमारे जो लॉकडाउन लगा था उसमें वेयर हाउसिंग की जो यू कैन से कि जो अवेलेबिलिटी थी वो भी बहुत टफ हो चुकी थी। तो आई टोल्ड यू कि जो हमारी क्रॉप्स हैं दैट आर पेरिशेबल इन नेचर, वो कभी भी खराब हो सकती हैं, हम उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुद के पास नहीं रख सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसी कोल्ड स्टोरेज चाहिए या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स चाहिए जिसके कारण हम उनको बचा के रख सके। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग में भी बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी, जिससे ऑफकोर्स लॉस किसका था, लॉस ऑफ क्रॉप्स था, ठीक है, क्या था, लॉस ऑफ क्रॉप्स था। एंड अगेन जो हमारा लॉकडाउन था उसमें असेसिबिलिटी टू मार्केट्स भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिले थे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, ठीक है। बट उसके बाद अगर मैं बात करूं तो चीजों को डिजिटलाइज करके इन सबको सॉल्व करने की जो बात है वो भी करी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। अब यहाँ पे आपको साफ पता लग रहा है कि जो फार्मर की इनकम है, जो उसकी मंथली इनकम है या फिर जो उसका सालाना कमाई है, उसको गवर्नमेंट का फोकस क्या है, उसको डबल करने का गवर्नमेंट का फोकस है, ठीक है। अब एक टास्क जो आप सभी के लिए है, दिस टास्क इज वेरी इजी, आपको ये बताना पड़ेगा जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। ऑफ कोर्स मैं आपको इसमें बताऊंगी, बट इतना ज्यादा हाईलाइट अचानक क्यों हुआ, और यहाँ पे आपको ईयर स्पेसिफिकली मेंशन करना है जहां पे इसको जो ये रिपोर्ट है वो लाई गई है और इसकी रिपोर्ट के बारे में जब बात करनी शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है ये बेसिकली गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि जो फार्मर्स हैं वो जितना भी कमा रहे हैं हमें अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा, इस तरीके से हम उसको रेवोल्यूशनरी चेंजेस उसमें लेकर आएंगे ताकि इन जो फार्मर है वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा कमाई उस पर्टिकुलर सेक्टर से कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या पता लगा कि बूस्ट करने की बात करी गई है हमारे फार्मर्स की इनकम की, और अगर मैं इसकी विजन की बात करूं तो सेल्फ रिलायंट बनने की विजन की जो बात है वो करी गई है, ठीक है। किसकी बात करी गई है, सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट को अचीव करने की बात करी गई है, और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव करने की बात करी गई है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इन सब गोल्स को अचीव करके क्या होगा, तो ऑफ कोर्स हमारे फूड की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना, फूड की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ा के मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि वी ऑल नो कि हमारे 2050 तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एकदम स्पाइक इंक्रीज आएगा। अब अगर मैं पॉपुलेशन बढ़ने की बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स हमारी पॉपुलेशन को खाना भी चाहिए, है ना, फूड भी चाहिए। तो जो फूड की प्रोडक्शन है, अगर फूड की जो प्रोडक्शन है अगर बढ़ेगी ही नहीं, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें बढ़ावट ही नहीं आएगी, अगर उसमें वो बढ़ेगा ही नहीं, तो हम अपने सेक्टर में या फिर हम जो लोगों की नीड्स है उसको फुलफिल कैसे करेंगे।
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं 2050 की भी बात करूं, जब हमें पॉपुलेशन में एकदम स्पाइक इंक्रीज देखने को मिलेगा, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो फूड की उनकी नीड है उनको फुलफिल करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर करा गया है कि प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है, बट प्रोडक्शन को इस तरीके से बढ़ाना है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी भी कमाई में इंक्रीज आए। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है, यहाँ पे ये इंश्योर करा जा रहा है कि जो हम पहले ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे, ठीक है, लेबर लगा दी, हमारा जो एक लैंड, पर्टिकुलर लैंड के ऊपर उतनी लेबर की जरूरत भी नहीं है, बट वहां पे लेबर जो है वो काम कर रही है। वहां पे बेनिफिट किसका है, किसी का भी नहीं है। प्रोडक्शन जो है वो उतनी ही हो रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना है नहीं है, बट एम्प्लॉयमेंट उतनी ही ज्यादा बढ़ी जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि जो एम्प्लॉयमेंट वहां पे, जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं या फिर जो फार्मर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है, नो, वहां पे वो एकदम कम दाम पे बहुत ज्यादा अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं। बट वही अगर एफर्ट वो किसी और जगह पे डाले तो ऑफकोर्स दो जगह की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे इसका फोकस क्या है कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम था हमारा, उसको रेवोल्यूशनाइज करके, उसको चेंज करके हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, डिजिटल एग्रीकल्चर के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि डिजिटल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने में भी टाइम लगेगा, है ना। जो फार्मर्स हैं क्या वो इस चीज को आसानी से अडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं। सो ऑफ कोर्स जो पहले प्रॉब्लम्स होती थी, जो फार्मर्स पहले प्रॉब्लम्स देखते थे, कौन नहीं चाहता कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फार्मर्स भी हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा चेंजेस लाए हैं। सबसे पहले अगर मैं अगर मैं बोलूं कि इसको मेन जो सपोर्ट है वो किस चीज का मिला है, दैट इज ऑफ सोशल मीडिया। दैट इज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आप पूछोगे कि मैम कैसे, तो फॉर एग्जांपल हमारे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फिर जो हमारे और ज्यादा एप्स हैं, आपने एक चीज देखी होगी कि सेकेंड हैंड जो गाड़ियां हैं वो मिलती हैं, या फिर सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स जो हैं आसानी से एक एग्रीकल्चर या फिर एक जो फार्मर है वो खरीद सकता है। दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ओनली। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी शोरूम से डायरेक्ट निकलवाते हो ट्रैक्टर्स वगैरह, तो ऑफकोर्स एक फार्मर को वो बहुत महंगा पड़ता है। बट आजकल सोशल मीडिया पे चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि एक आराम से अगर आप एक पिक्चर क्लिक करके अगर आप बोलोगे भी कि दिस इज गेटिंग सोल्ड इन दिस मच अमाउंट, ठीक है, वो क्या है, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर है, बट फार्मर जो है वो उस चीज को इजीली अवेल कर सकता है, उस प्राइस पे इजीली खरीद सकता है। वो किसके कारण पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ हमारे सोशल मीडिया की हेल्प से। नाउ दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ओनली। वो किसमें हेल्प कर रहा है, हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना, उसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। सो द मेन फोकस ऑफ दिस डबलिंग फार्मर्स इनकम इज कि जो हम पहले ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे, अब हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मेथड्स ही ना हो, ट्रेडिशनल मेथड्स प्लस हमारी डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन हो। ठीक है, ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे कुछ फर्दर इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। फॉर एग्जांपल हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल मिशन है उसने भी बहुत हेल्प करी है, एंड डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग। अब यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि इसको इफेक्टिव बनाना है ना, एफिशिएंसी जो है वो भी अचीव करनी है ना। नेक्स्ट क्या है, न्यूअर ऑल्टरनेटिव्स लेकर आने हैं एंड फॉरेन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। फॉर एग्जांपल हमारे रियल टाइम डेटा बेस्ड इंटरवेंशन जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिजिटाइजेशन इज शिफ्टिंग द एग्रीकल्चरल पॉलिसी फ्रॉम डायरेक्ट इंटरवेंशन टू इनफॉर्मल बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, नाउ दिस इज द मेन की पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्या है, शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम द साइंस ऑफ डिस्कवरी टू द साइंस ऑफ डिलीवरी। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो लेकर आए जाएंगे इफ वी आर फॉलोइंग द फार्मर्स डबलिंग फार्मर्स इनकम। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, यू कैन सी दिस हैज बीन गिवन इन द रिपोर्ट। ये चीजें जो है एकदम आप स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्कीम्स की, ठीक है, जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं जिनके कारण जो चेंजेस हैं वो लेकर आए जा रहे हैं। तो पहला हमारे पास है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं वो लेकर आए जा रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो पक्का पूछा जाएगा, चाहे मैं बात करूं हमारे प्रीलिम्स की, चाहे मैं बात करूं हमारे मेंस की। तो दिस इज वेरी श्योर कि इन दोनों में से किसी ना किसी में क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा, और आपको स्कीम जो है वो एकदम बिल्कुल ही नहीं छोड़कर जाने हैं। दिस इज
लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, आपको और भी ज्यादा इन डेप्थ में जाके देखना है कि इसमें और सारी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। पहला क्या है हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, दैट इज फ्रॉम 2021 टू 2025। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना हमारे एआई को, हमारे डिजिटल टूल्स को, हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ड्रोन्स की हेल्प से। ठीक है, ड्रोन दीदी स्कीम आई थी ना एक, तो उसके भी आपको ये सारी जो स्कीम्स है उसको देख के रखना पड़ेगा। स्कीम्स के ऊपर तो आपकी एकदम नजर होनी चाहिए। स्कीम्स तो एक ऐसी चीज है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में बूस्ट ला रही है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट ये है डेटा एनालिटिक्स को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके इन एग्रीकल्चरल सिस्टम। ठीक है, अब इसके जो फीचर्स हैं आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, दैट इज NEGPA। 2010-11 में ये स्कीम आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फार्मर्स विद इन द टाइमली एक्सेस टू एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू ICT। ठीक है, अब ICT का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। अब हमने जो डिजिटाइजेशन में क्या क्या पढ़ा कि जो डिजिटलाइजेशन में चाहे मैं ICT की बात करूं, AI की बात करूं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करूं, ठीक है, ये सारी जो मेन चीजें हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं दैट आर मेन पार्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारा एग्री स्टैक। एग्री स्टैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नाउ दिस केम इन 2021। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आना फॉर फार्मर्स। अब इससे क्या होगा, जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोई भी, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो पहले क्या होता था कि बैंक्स में आपको खुद जाके एकदम लंबी लाइन लगा के आपको चीजें, सेविंग्स भी करवानी है तो एकदम लंबी लाइन में जाके लगना पड़ता था, है ना। अब चीजें जो है वो बहुत आसान हो गई है। यू हैव, अगर मैं SBI की बात करूं तो यू हैव योनो ऐप, है ना, हमारा जो गूगल पे है, पेटीएम वगैरह, आप उसमें इजीली ट्रांसफर कर सकते हो मनी फ्रॉम वन पीपल टू अनदर, है ना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आई है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे सिमिलरली बोला गया है कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, दैट इज यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, उससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये किसमें आया है, हमारे एग्री स्टैक में आया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बोला गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर NWR based pledge financing that came in 2024। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू फार्मर्स बाय प्लेजिंग देयर प्रोड्यूस इन एक्रेडिटेड वेयर हाउसेज। ठीक है, ये आपकी मेन स्कीम है, ये आपकी लेटेस्ट स्कीम है दैट केम इन 2024, तो इसको भी आप गो थ्रू करिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, दैट इज PM कुसुम 2019 में जो स्कीम है वो आई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, अब जो इरिगेशन सिस्टम है ऑफ कोर्स उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, बट सोलर पावर को यूज करके हम अपने इरिगेशन सेक्टर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये मेन फोकस है किसका, हमारी जो कुसुम स्कीम है उसका मेन फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम दैट केम इन 2015। अब इसमें क्या है, सॉइल टेस्टिंग को प्रमोट करना। इसका क्या है, टू प्रमोट द सॉइल टेस्टिंग एंड टू प्रोवाइड सॉइल हेल्थ कार्ड टू द फार्मर्स। अब इसमें क्या होगा, इसके की फीचर्स क्या क्या है, डिजिटलाइज सॉइल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, है ना, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, फिर जो रियल टाइम डेटा असेस है उसकी अवेलेबिलिटी मिल रही है। अगर हमें इंफॉर्मेशन एकदम प्रॉपर होगी हमारे सॉइल की, क्रॉप्स की, है ना, क्लाइमेट की, इन सब चीजों की, या फिर जो अगर मैं बात करूं हमारे वाटर अवेलेबिलिटी की, ठीक है, सॉइल की हेल्थ की बात करी हमने, क्रॉप्स की हेल्थ की बात करी, और भी इसमें चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, या फिर वो भी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, हमारे क्रॉप्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे। इंसेक्ट्स लगे हैं या नहीं, हमारे जो क्रॉप है उसको कितनी क्या चीज चाहिए। तो यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड किसके ऊपर फोकस करता है, ये फोकस करता है हेल्थ ऑफ सॉइल पे। ठीक है, हेल्थ ऑफ सॉइल पे। नेक्स्ट क्या है, यूनिफाइड फार्मर सर्विसेज प्लेटफॉर्म, दैट इज UFSP एंड इट केम इन 2020। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल सर्विसेज। ठीक है, और अगर सिंगल प्लेटफॉर्म होगा तो उसमें फार्मर्स को भी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, हमारी E-नाम विच केम इन 2016। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक यूनिफाइड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर आर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। अब इसमें भी यहाँ पे फार्मर्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पे हम डायरेक्ट लोगों को गुड्स का लेन देन कर सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली जो हमारा मार्केटिंग जो यू कैन से एक स्कीम प्रोवाइड करी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात करी गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, विच केम इन 2016। अब इसका मेन, बीमा से क्या याद आता है आपको, बीमा इज इंश्योरेंस,
तो ये क्या है, एक इंश्योरेंस स्कीम है टू प्रोवाइड हेल्प टू द फार्मर्स। नेक्स्ट क्या है, किसान कॉल सेंटर्स दैट केम इन 2004। अब ऑफ कोर्स आपको यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जो समझना है वो जरूरी है, दैट इट प्रोवाइड्स रियल टाइम एडवाइजरी सर्विसेज टू फार्मर्स। नेक्स्ट है हमारा पीएम किसान पोर्टल दैट केम इन 2013। ये क्या करता है, प्रोवाइड मोबाइल बेस्ड एग्रीकल्चरल सर्विसेज टू द फार्मर्स। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दैट इज डीबीटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकेला फार्मर्स को ही इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी बात करूं, हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो भी क्या है, डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर है, या फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है लोगों की तरफ कि जो सरकार पैसा भेज रही है उसका डायरेक्ट ट्रांसफर हो उस पार्टी को जिसको भेजा गया है, फिर जो हमारी यू कैन से कि जो हमारी टारगेटेड पार्टी है उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू द फार्मर्स अकाउंट। ठीक है, जो बीच वाले जो दलाल हैं उनको रिमूव करना है और जो सब्सिडीज का जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली किसको मिले, हमारे फार्मर्स को मिले। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट क्या है, क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप दैट केम इन 2015। अभी किसके ऊपर डिपेंड, ये किसके बारे में बात करता है, ऑफ कोर्स इरिगेशन सेक्टर के बारे में। टू प्रमोट माइक्रो इरिगेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि पाइप से या फिर पानी जो है वो एकदम छोड़ दिया जाता था। अब उसमें ये नुकसान भी होता था कि क्रॉप्स का नुकसान भी हो रहा है। अब उसको हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा पानी मिल गया। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके, हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करके, हम ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि एक क्रॉप को कितना ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छी फसल तैयार हो। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, माइक्रो इरिगेशन। नेक्स्ट क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र दैट इज KVKs and digital extension services. This is the ongoing you can say scheme of the government. अब इसका क्या है, to provide technology transfer and digital agricultural extension. ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। नाउ दिस इज अबाउट आवर डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। क्लास खत्म होने से पहले जो मैंने आपको बैचेस बोले थे उनके बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो हिंदी बैच है उसके लिए चल रहा है शिखर 2026। इंग्लिश बैच के लिए वी हैव आरंभ 2026 और इंग्लिश बैच के लिए वी हैव इग्नाइट 2026 और अगर इफ वी हैव समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2027 तो उसके लिए आगाज बैच है फॉर 2027। ठीक है, ऑल्सो इफ यू आर द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दीज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि हैं हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR एंड सोशियोलॉजी, तो आप इन सब एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लस अन अकेडमी विल मेक यू रेडी फॉर इंटरव्यू ऑल्सो ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो एकदम होलिस्टिक हो और कोई भी कमी आपकी प्रिपरेशन में ना आए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आवर डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करके, डिजिटलाइज टूल्स को यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किसी भी सेक्टर को, किसी भी इंडिविजुअल को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।